हेलो। सो गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, पर आशा करती हूँ आपको आज का मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। आज का एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज मूवी के ऊपर। ये मूवी 16 अप्रैल 1988 में रिलीज़ हुई थी। रॉटन टमाटो पे ये 98% फ्रेश है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5। मूवी की शुरुआत हमें एक लड़की को दिखा के होती है जो हमें बता रहा होता है 21 सितंबर 1945 वो रात जब मैं मरा था। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो एक स्टेशन पे बैठा होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसके शरीर को देखकर लग रहा होता है कि शायद उसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। आसपास लोग गुजर रहे होते हैं और उसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियाँ कर रहे होते हैं। लड़का सोचता है आज कौन सा दिन है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सात्सुको बोलता है और वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ एक आदमी सफाई करने के लिए आता है और वो उस लड़की को देखकर कहता है ये भी मर गया। फिर वो उसकी जेब से एक डब्बा निकालता है और देखने लगता है उस डब्बे में है क्या। फिर उसका साथी आता है, वो अपने साथी से कहता है देखो ये क्या हो सकता है। उसका साथी कहता है पता नहीं, इसे फेंक दो। उसके बाद सफाई वाला दूसरे बच्चे को देखने जाता है और कहता है ये वाला भी गया। इनकी आंखें देख के ही बताया जा सकता है कि इनकी मौत हो गई है। उसके बाद वो डब्बा बाहर फेंकने जाता है और वो डब्बा फेंकता है। उस डब्बे से कुछ हड्डियाँ निकलती हैं। तभी वहाँ एक बच्ची की स्पिरिट दिखाई जाती है और उसके आसपास बहुत सारी फायरफ्लाइज होती हैं। तभी हमें जो लड़का जिसकी अभी अभी मौत हुई उसकी स्पिरिट भी दिखाई जाती है और वो दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था। लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक आदमी उन्हें बोल रहा होता है इस तरफ भागो, हमला हो रहा है, इस तरफ आओ। और हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसकी मौत हो गई है। वो गड्ढा खोद रहा होता है और गड्ढे में ज़रूरी सामान छुपा रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है तुम दोनों टाइम पर पहुंच जाना और सात्सुको तुम अपने भैया का कहना मानना, उन्हें ज़्यादा तंग मत करना। उसके बाद लड़का अपनी माँ से पूछता है माँ आपने दवाई ले ली क्या। उसकी माँ कहती है हाँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सात्सुको अपने भैया से कहती है भैया मुझे ये जगह छोड़कर नहीं जानी। तो उसका भैया उसे समझाता है यहाँ हमला हो रहा है, हमें यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद वो गड्ढे को मिट्टी से अच्छे से भर देता है और कुछ और सामान उठाने अंदर जा रहा होता है। तभी उन पर हवाई हमला हो जाता है। वो अपनी बहन को पीठ पर बांधकर वहाँ से जान बचाकर भागता है। बाहर जाके वो देखता है कि आसमान से गोलेबारी हो रही है, एरोप्लेन से आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। पूरे शहर में आग फैल जाती है। वो दोनों जान बचाकर भागते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। लड़की ये सब देख के बहुत ज़्यादा सहम जाती है और वो अपने भाई को पूछती है मम्मा कहाँ हैं भैया। तो उसका भैया बताता है कि मम्मा शेल्टर में है, वायर हाउस शेल्टर। वहाँ 250 किलो के बम को भी झेला जा सकता है। उसके बाद वो अपनी बहन का मुँह पोंछता है और उससे पूछता है सात्सुको तुम तो ठीक हो ना। उसकी बहन बहुत मासूमियत से कहती है भैया मेरी एक चप्पल गुम हो गई। उसका भाई कहता है मैं तुम्हें नहीं दिला दूँगा। इसके बाद वो अपना पर्स निकाल के अपने भैया को दिखाती है और कहती है भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं। उसका भैया कहता है कि वाह तुम तो बहुत अमीर हो सात्सुको। इसके बाद वो दोनों शहर की ओर चले जाते हैं। शहर के हालात बहुत ख़राब हुए होते हैं। आधे लोगों के घर तबाह हो चुके होते हैं, आधे लोग अपने घर वालों को खो चुके होते हैं। इसके बाद एक आदमी अनाउंसमेंट करता है जिस जिसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है वो एलिमेंट्री स्कूल में चला जाए, वहाँ फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद सात्सुको कहती है भैया मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। उसका भैया कहता है ठीक
है, हम भी एलिमेंट्री स्कूल चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल में चले गए हैं। जब वो अपनी बहन की आंखों को दिखा रहा होता है, तभी एक लेडी आती है और उसका हाथ खींच के उसे कोने में ले जाती है और कहती है, सेतु क्या तुम अपनी माँ से मिले? लड़का कहता है, नहीं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिली। लेडी कहती है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, उसे बहुत चोट लगी है, तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगी, जाओ तुम अपनी माँ से मिल आओ। लड़का भाग कर जाता है, अपनी माँ को ढूंढता है, उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। तब एक आदमी आता है और कहता है, सेतु मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो उसे अंगूठी दिखाकर पूछता है, क्या ये अंगूठी तुम्हारी माँ की है? सेतु कहता है, हाँ। उसके बाद वो आदमी सेतु को उसकी माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ को बहुत चोटें लगी होती हैं, उनके पूरे शरीर पर बैंडेज लगाई होती हैं। वो कहते हैं, सेतु तुम्हें अपनी माँ को जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए। सेतु पूछता है, क्या आपके पास दिल की दवाई है? मेरी माँ को दिल की प्रॉब्लम है। आदमी कहता है, मैं पूछ के बताता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेतु बाहर जाता है और देखता है उसकी बहन खेल रही होती है। तभी वो लेडी भागकर सेतु के पास आती है और पूछती है, क्या तुम अपनी माँ से मिले? उसकी हालत अब कैसी है? उसके बाद सेतु बताता है कि हाँ माँ ठीक है। अपनी बहन को पानी पिलाता है। वो लेडी कहती है, मैं तुम्हारे लिए राशन लेके आती हूँ। इसके बाद सेतु अपनी बहन को अपनी माँ की अंगूठी देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना। लेडी वापस आती है और उन दोनों को राशन देती है। वो पूछती है, अब वो कहाँ जाएंगे? तो सेतु बताता है कि उनकी एक आंटी है, वो अपनी आंटी के पास जाएंगे। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। सेतु सेत्सुको को पूछता है, सेत्सुको क्या तुम कुछ खाओगी? लेकिन सेत्सुको बहुत उदास हो जाती है और वो कहती है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये कहकर वो बैठ के रोने लग जाती है। उसके भाई को समझ नहीं आ रहा होता वो अपनी बहन को कैसे चुप कराए। फिर वो अपनी बहन को चुप कराने के लिए करतब करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेत्सुको की माँ नहीं रहेगी और उसकी माँ का शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि उसमें कीड़े पड़ गए थे। सेत्सुको को बताते कि हमने इनकी पट्टियाँ भी नहीं निकाली, क्योंकि अगर हम पट्टी निकाल देते तो तुम अपनी माँ को देख नहीं पाते। इसके बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी माँ की अस्थियों को अपने साथ ट्रेन में लेकर वापस आ जाता है। वो अपनी आंटी के घर के बाहर ही अस्थियाँ रख देता है और अंदर जाता है। अंदर जाते ही सेत्सुको उससे पूछती है, भैया मम्मी कहाँ है, वो कब आएंगी? उसके बाद सेत्सुको झूठ कह देता है। उसकी आंटी भी उसकी मम्मी के बारे में पूछती है तो सेत्सुको झूठ कह देता है। इसके बाद रात होती है। सेत्सुको डिम भैया से पूछती है, भैया मम्मी को ये अंगूठी नहीं चाहिए क्या? क्या ये अंगूठी उन्होंने मुझे दे दी? बताइए ना भैया। उसका भैया कहता है, इस अंगूठी को संभाल कर रखना और खोना मत। इसके बाद जब सब सो जाते हैं, सेत्सुको अपनी माँ की अस्थियों को अंदर ले आता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेत्सुको सेतु अगले दिन जो सामान उसने छुपाया होता है उसे लेकर अपनी आंटी के घर आ जाता है। उसकी आंटी सामान देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह, अचार, अंडे, मीट, मछली, बटर, बेर का अचार। ये सब देखकर कहती है कि वाह, सैनिकों के लिए अच्छा है। तुम्हारे पापा नेवी में है, इसका तुम्हें इतना फ़ायदा होता है। वो पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उसको मिलने जाऊँगी सेत्सुको के साथ। तो सेतु अपनी आंटी को बता देता है कि माँ अब नहीं रही। फिर वो कहती है, लड़की तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? सेतु कहता है, ताकि सेत्सुको को पता ना चले, इसलिए मैंने ये बात आपसे नहीं बताई। इसके बाद उसकी आंटी सारा सामान अंदर ले जाती है और कहती है, तुम अपने पिता को खत लिख के सब कुछ बता दो। तभी उसकी बहन बाहर से आती है और कहती है, भैया देखो, इन्होंने मुझे चप्पल दिलाई है। वो दोनों रात को नहाने जाते हैं और जब वो रास्ते में घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें जुगनू दिखते हैं। जुगनू देखकर
सेत्सुको बहुत खुश हो जाती है। वो आंटी के घर पहुंचते हैं। अगले दिन बारिश हो रही होती है। आंटी सेता को आकर कहती है, तुम्हें कुछ काम कर लेना चाहिए। फिर वो खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। हम देख पाते हैं आंटी उनको सूप और अपने लड़की को सब्जियां दे रही होती हैं। तभी सायरन बजता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सेतु अपनी आंटी को बात करते सुनता है कि उन्होंने अनाथों को पाला है। अगले दिन सीता अपनी बहन के साथ बीच पर जाता है। हम देखते हैं कि हालात में थोड़ा सुधार आ चुका है। वो बीच पर लोगों को नमक निकालते हुए देखते हैं। दोनों भाई बहन साथ खेलते हैं। तभी सीता कहता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। तभी सेतु कहती है, भैया अगर तैरेंगे तो हमें भूख लग जाएगी ना। तभी सेतु को याद आता है उनकी माँ जब वो खेला करते थे तो उनके लिए खाना बनाती थी। तभी फिर सायरन बजने लगता है और दोनों घर की तरफ भागते हैं। वो घर पहुंचते हैं तो उनकी आंटी सीता को कहती है, तुम्हें अपनी माँ का सामान बेच देना चाहिए। उसकी माँ के पास एक प्यारा सा किमीनो होता है। सेत्सुको सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और वो रोने लगती है। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ का किमीनो बेचा जाए। इसके बाद उन्हें याद आता है कैसे वो साथ में अपने परिवार के साथ रहते थे। सेत्सुको उदास हो जाती है। उसकी आंटी उन्हें किमीनो को बेचकर जो चावल लाई होती है वो दिखाती है। किमोनो। वो खाना खाते हैं। उनकी आंटी उन्हें फिर से सूखे चावल और अपनी बेटी और पति को पूरा लंच पैक करके देती है। सेत्सुको कहती है, मुझे सिर्फ चावल का सूप नहीं चाहिए। तो उसका भाई आंटी से कहता है, आंटी जो मैं अचार लेके आया था वो कहाँ है? उसकी आंटी कहती है, वो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद सीता अपनी बहन को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, हम लंच में राइस बॉल्स खा लेंगे। तो उसकी आंटी एकदम चिल्ला के जवाब देती है, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ काम नहीं करते, सारा काम मेरे पति और मेरी बेटी करते हैं। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा। इसके बाद सेत्सुको कहती है, पर ये खाना तो हमारे पैसों से आया है। इसका जवाब देते हुए आंटी कहती है, तुम मुझे चोर कह रही हो? एक तो मैंने तुम्हें अपने घर में रखा और तुम्हें खाना खिला रही हूँ। अगर तुम लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम अपने दूसरे रिश्तेदारों के पास जाकर रह लो। सीता को अपने बाकी रिश्तेदारों का एड्रेस नहीं पता होता। अगले दिन सीता जाता है, बैंक से कुछ पैसे निकालता है और घर में अपने लिए एक चूल्हा लेके आता है। वो देखता है दुकान में उसकी बहन कंघी से बाल बना रही होती है। वो एक कंघी और छाता भी ले लेता है। इसके बाद वो अपनी पीठ पे सेत्सुको को बिठाता है और दोनों छाते के नीचे गाना गाते हुए घर आते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगले दिन वो राशन के लिए जाते हैं। रास्ते में सेत्सुको कैंडी के लिए रोने लगती है। गर्मी के कारण कैंडी बॉक्स में ही चिपक जाती है। उसका भाई हाथ मारकर कैंडी निकालता है। सेत्सुको देखती है कि उसके पास अब बहुत कम कैंडी बची है, तो सबसे छोटी कैंडी खाती है और बाकी कैंडी को वापस डाल देती है। सेत्सुको रात में रोने लगती है। उनकी आंटी आकर उन्हें डांटती है और कहती है, देश के हालात वैसे ही ख़राब हैं, हम लोग रात में सो भी नहीं पाते। उसके बाद तुम्हारी बहन इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है, तुम इसे चुप कराओ सीता। अगले दिन वो दोनों गाना गा रहे होते हैं। उनकी आंटी फिर उन्हें डांट कर कहती है, तुम दोनों ऐसे माहौल में कैसे गा सकते हो? तुम दोनों वैसे भी काम तो करते नहीं हो। यहाँ से चले जाओ और जाकर शेल्टर में रह लो। पता नहीं मुझे इन दोनों से कब छुटकारा मिलेगा। फिर वो दोनों शेल्टर में रहने चले जाते हैं। शेल्टर एक तरीके का बंकर था जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए रहा करते थे। दोनों शेल्टर में रहने चले जाते हैं और सेत्सुको खुश हो जाती है। वो दोनों अपना सामान लेकर आंटी का घर छोड़ रहे होते हैं तो उनकी आंटी पूछती है, तुम रहोगे कहाँ? वो कहते हैं, पता नहीं आंटी, अभी कुछ नहीं पता। तो वो उन्हें रोकती भी नहीं है और उन्हें जाने देती है।
इसके बाद वो दोनों खुश होकर अपने लिए खाना बनाते हैं। सेतुको कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है। सेतु कहता है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इसके बाद वो खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं। सेतु कहता है, खाना ना हो तो हम लोग यहाँ मेंढक भी खा सकते हैं, क्योंकि जगह नदी के पास थी। सेतु कहती है, छी मेंढक। फिर वो जुगनू पकड़ते हैं और कमरे में ले जाते हैं। सेतु और सेंसुको लेट जाते हैं। सेतु अपनी बहन को किस्से सुनाने लगता है, पर वो देखता है तो सेतुको सो जाती है। सुबह होती है। सेतु देखता है उसकी बहन गड्ढा खोद रही होती है। वो पूछता है तो वो कहती है, भैया मैं कब्र बना रही हूँ। मम्मा भी अभी कब्र में होंगी ना, आंटी ने मुझे सब बता दिया था। मम्मा नहीं रही और उन्हें दफना दिया गया है। सेतु ये सुनकर रोने लगता है। उसकी बहन पूछती है, भैया जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और उनका सामान ले जाते हैं। सेतु अपनी बहन के साथ चावल लेने जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो चावल के बदले आदमी को रुपए देने तक के लिए तैयार था, पर आदमी कहता है, देश की हालत ऐसी है कि हम अब चावल को बेच भी नहीं सकते। हमारे पास खुद के लिए ही इतना नहीं है कि हम खा सकें, तो कैसे बेच पाएंगे। रास्ते में उन पर हमला होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक बगीचे में घुसते हैं। बगीचे में उन्हें बहुत से फल दिखाई देते हैं और वो दोनों बहुत भूखे होते हैं, तो वो फल तोड़कर खाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दोबारा चोरी करने जाता है, क्योंकि सेंसुको बहुत बीमार हो जाती है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन एक आदमी सेतु को चोरी करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो सेतु को बहुत मारता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पुलिस वहाँ से सेतु को छोड़ देती है। सेतु बाहर आके देखता है कि उसकी बहन बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अपने भैया को कहती है, भैया तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हें इतनी चोट लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुला दूँ। सेतु रोने लगता है और अपनी बहन को गले लगा देता है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है सेंसुको अपनी गुड़िया के साथ बैठी है और कहती है, भैया अभी लकड़ी लेने गए हैं। और हमें दिखाया जाता है उसका भाई, जब सब लोग अपनी हवाई हमले के टाइम अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छुपने जाते हैं, तो वो अपनी जान पर खेल कर लोगों के घर में खाने और अलग अलग सामान को चुराने जाता है। सेतु लोगों के घर से जो सामान चुरा कर लाता है उससे सेतुको को खाना खिलाता है। सेतुको की हालत बहुत बुरी हो गई होती है। रात में दोबारा हमला होता है। सेतु फिर चोरी करने जाता है और वो खुश होकर घर वापस आता है। उसने बहुत सारे महंगे कपड़े चुराए होते हैं। उसके बाद सुबह होने पर सेतुको उठती है और अपने भैया को ढूंढती है। उसका भाई सामान बेचने गया होता है। वो लौट कर देखता है उसकी बहन बेहोश हुई होती है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर जब उसकी बहन की सांसें चलती हैं तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेतुको को चेक करता है और कहता है इसे खाने की ज़रूरत है और नेक्स्ट पेशेंट को बुला देता है। सेतु कहता है, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, आप इसे कुछ तो दीजिए, ये बहुत बीमार है। डॉक्टर कहता है तुम इसे खाना खिलाओ। सेतु डॉक्टर पे चिल्लाता है और कहता है, मैं इसके लिए खाना कहाँ से लाऊं। रास्ते में एक आदमी बर्फ़ काट रहा होता है। बर्फ़ नीचे गिर जाती है काटते काटते, तो वो बर्फ़ उठाता है ज़मीन से और अपनी बहन को खिलाता है। सेतु अपनी बहन को कहता है, तुम्हें क्या खाना है। सेतु की बहन बताती है, भैया मुझे मीटबॉल, ऑमलेट, आइसक्रीम, कैंडीज़ ये सब खानी है। सेतु अपनी बहन को कहता है, मैं बैंक से रुपए लाऊंगा तो तुम्हें ये सब खिलाऊंगा। उसकी बहन रोकर अपने भाई को कहती है, नहीं भैया ये सब आप ही खा लेना, आप बस मेरे साथ रहो।
वो कहता है, सेतु कहता है, मैं बैंक से रुपए निकाल के लाऊंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी बहन के लिए बैंक से रुपए निकालने जाता है। बैंक में उसे पता चलता है कि जापान अमेरिका से जंग में हार गया। वो पूछता है, जहाज़ का क्या हुआ, मेरे डैड भी मारे गए क्या? आदमी कहता है, मुझे क्या पता, जहाज़ की तो एक टुकड़ी भी नहीं बची। दरअसल सेतु के पापा आर्मी नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं। वो अपनी जेब से अपने डैड की फ़ोटो निकाल कर देखता है और कहता है, तभी आपने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो खाना लेकर घर जाता है और देखता है उसकी बहन पत्थर खा रही होती है। वो अपनी बहन को उठाता है और कहता है, ये पत्थर है, सेतु को मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। वो तरबूज निकाल रहा होता है, तभी वो देखता है उसकी बहन कहती है, भैया आप भी खाओ ना। कहता है, क्या हुआ सेतु को? वो पत्थर दिखाते हुए कहती है, मैंने आपके लिए राइस बॉल बनाया है भैया, आपको नहीं खाना क्या? वो अपनी बहन को तरबूज खाने को देता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेके आया हूँ, मैं इसे अभी बना के लाता हूँ, तुम तब तक तरबूज खा लो। वो खाना बनाने जाता है पर उसकी बहन मर जाती है। सेतु को अपनी बहन के मरने का बहुत सदमा पहुंचा होता है। वो पूरी रात अपनी बहन को पकड़कर लेटा होता है। उसके बाद सुबह होते ही वो अपनी बहन के अंतिम संस्कार के लिए सामान लेने चला जाता है। बैकग्राउंड में हमें एक सैड सॉन्ग बजता हुआ सुनाई देता है और जिस शेल्टर में वो रह रहे थे उसमें उसकी बहन की यादें दिखाई जाती हैं। इसके बाद सीता अपनी बहन का सारा सामान उसके साथ जलाने के लिए रख रहा होता है, पर वो उसकी कैंडी बॉक्स को निकाल देता है। वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और सुबह तक वहीं लेटा होता है। इसके बाद वो स्टील के डब्बे में अपनी बहन की अस्थियां डालता है और हमें कहता हुआ सुनाई देता है कि इसके बाद मैं उस पहाड़ी पर कभी वापस नहीं गया। कहानी फिर वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की स्पिरिट अब तक साथ है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, ये मूवी बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत टचिंग है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये मूवी बहुत बहुत पसंद आएगी।